Hello everyone. Let's continue our chapter residential status. Residential status determine करने के 4 rules हैं. The first rule applies for individual, the second rule for HUF, the third rule is for company, and the fourth rule is for all other person. So we are going to start with the first rule which is applicable for individual. But you very well know that कि individual के केस में पहले हम determine करते हैं कि वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, फिर फर्दर डिटरमिन करते हैं कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, राइट. सो इन द केस ऑफ इंडिविजुअल रेजिडेंशियल स्टेटस, हम इंडिविजुअल का जान रहे हैं, और यहां पे क्या होता है कि स्टेप नंबर 1 में हमको ये पता चलता है कि वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, और स्टेप नंबर 2, इसके बाद स्टेप 2 लगा दीजिए तो हमें पता चलता है रेजिडेंट के बाद वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है. ठीक है, तो इंडिविजुअल का जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करेंगे तो अपने आप इस रूल के अंदर 2 रूल्स हैं, राइट. आप समझ पा रहे हो, एक रूल जिससे एक नियम ऐसा पढ़ेंगे जिससे हमको ये पता चलेगा, और फिर एक नियम ऐसा पढ़ेंगे जिससे हमको ये पता चलेगा. ये स्टेप 1 को कहा जाता है बेसिक कंडीशन. क्या कहते हैं इसको? बेसिक कंडीशन टू टेस्ट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. और इसको स्टेप 2 जिससे हम ROR या RNOR पता करेंगे, इसको कहते हैं एडिशनल कंडीशन. याद रहेगा आपको, याद कर लीजिए, बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन. अच्छा, एक बात बताइए, अगर नॉन रेजिडेंट बन गया एक बंदा तो क्या एडिशनल कंडीशन टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, यू नीड नॉट चेक एडिशनल कंडीशन, बिकॉज एडिशनल कंडीशन नीड टू बी चेक्ड ओनली इफ द पर्सन इज रेजिडेंट. बेसिक कंडीशन से रेजिडेंट पता चला तभी आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी. आइए, तो शुरू कहां से होगा? बेसिक कंडीशन से. बेसिक कंडीशन टू टेस्ट व्हेन एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया. ठीक है, सेक्शन वगैरह याद करने की आवश्यकता नहीं है यहां पे. कब एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट कहेंगे, उसकी बेसिक कंडीशन. एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन एनी प्रीवियस ईयर. हमें कौन से प्रीवियस ईयर की बात करनी है? हमें तो प्रीवियस ईयर 23-24 की बात करनी है बेटा. ठीक है, आपके एग्जाम में भी ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रीवियस ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस कहेगा. बताओ भाई, 23-24 के लिए ही बताना है आपको. ठीक है, आप करंट कानून के हिसाब से बात करोगे. ठीक है, प्रीवियस ईयर 23-24 मतलब असेसमेंट ईयर 24-25. An individual is said to be resident in previous year 23-24 if he satisfies any one of the following basic condition. कोई एक satisfy करना है दोनों में से. A, he is in India in the previous year for a period of 182 days or more. वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में यानी 23-24 में कितने दिन इंडिया में रहा हो? 182 डेज और मोर. कहता है ये सेटिस्फाई कर लो, यानी अगर 182 डेज और मोर आप इंडिया में रह गए तो बस हो गए रेजिडेंट. क्योंकि या तो ये कर लो या तो दूसरा वाला कर लो. दूसरा कंडीशन क्या है? कहता है ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर 23-24 में तो आप 60 दिन इंडिया में रहे, मान लो 60 दिन या उससे ज्यादा. एंड लेकिन साथ ही साथ पुराने 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा रहे. एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर से पुराने 4 प्रीवियस ईयर का मिला के 365 दिन या उससे ज्यादा रहे. इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आप रेजिडेंट हो जाओगे. मैं इस बात को लिख के बताता हूं आपको. रेजिडेंट इन PY अगर आपको 23-24 होना है, ठीक है, तो ए कंडीशन कहती है स्टे इन इंडिया PY 23-24 ग्रेटर इज इक्वल टू 182 डेज हो, या फिर B स्टे इन इंडिया PY 23-24 का मान लो 182 दिन नहीं हुआ है तो आप देखो क्या 60 दिन से ज़्यादा रहे हो, 60 दिन या उससे ज़्यादा, ग्रेटर इज इक्वल टू 365 डेज. लेकिन एंड इस केस में पुराने 4 साल भी अब देखेंगे. अगर पिछले साल ही 182 डेज और मोर रह गए तब तो बात ही खत्म, आप रेजिडेंट बन गए. और अगर मान लो 182 दिन नहीं रहे, आप 60 दिन या उससे ज़्यादा रहे हो, तो पुराने 4 साल का भी देख लो. PY 22-23
PY 21-22, PY 20-21, PY 19-20, इनका मिला के ग्रेटर इजकल टू 365 डेज है। अगर ऐसा है तो भी आप रेजिडेंट हो। तो रेजिडेंट की ये दो कंडीशन समझ में आ रहा है सबको? या तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर हो, और या फिर प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर, लेकिन उससे पुराने 4 साल का 365 डेज और मोर। कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल से समझाता हूं इसी बात को। चलिए मैं आपको ना स्टे इन इंडिया बताता हूं। प्रीवियस ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 20-21, प्रीवियस ईयर 19-20। स्टे इन इंडिया में आपको बताता हूँ। 100 दिन हर दिन इंडिया में रहा, हर साल 100 दिन इंडिया में। अब आप बताइए वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई? तो आपको मुझे बताना है कंडीशन सेटिस्फाइड कौन सी हुई, ए की बी कंडीशन सेटिस्फाइड कौन सी है, ए और बी कौन सी है, और दूसरी बात आप क्या बताएंगे हमको? आप हमको बताएंगे रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। चलिए बेसिक कंडीशन ए क्या थी? ए थी कि 182 दिन प्रीवियस ईयर में रहा हूं। तो भाई साहब प्रीवियस ईयर में तो बस सिर्फ 100 ही दिन इंडिया में रहा ना, तब तो नहीं हो सकता। तो बेसिक कंडीशन बी देखते हैं, 60 दिन से ज्यादा प्रीवियस ईयर में, हाँ रहा है 60 दिन से ज्यादा, अब पुराने 4 साल में 365 दिन, पुराने 4 साल में 400 दिन रहा है, तो हो गई बी कंडीशन सेटिस्फाई। दिख रहा है 60 दिन से ज्यादा प्रीवियस ईयर में, और प्रीवियस ईयर से पुराने 4 प्रीवियस ईयर में 365 दिन से ज्यादा, तो बेसिक कंडीशन बी इज सेटिस्फाइड, ही इज रेजिडेंट। अच्छा लगा करने में? चलिए फिर करिए। स्टे इन इंडिया बता रहे हैं आपको, 90 दिन इंडिया में रहा, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, यही आपको बताना है। चलिए पहला कंडीशन 182 दिन, वो तो हो नहीं रहा है। बेसिक कंडीशन बी देखते हैं, 60 दिन से ज़्यादा यहाँ हो गया, पुराने 4 साल में 365 नहीं 360 ही दिन हुआ, 19 to 4 360 डेज। ए भी नहीं हो रहा है, बी भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, नॉन रेजिडेंट। एक भी हो जाए ना तो रेजिडेंट बन जाएगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, फिर से स्टे इन इंडिया करते हैं। 80, 90, 100, 110, 120। अब बताइए। बेसिक कंडीशन ए तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि 182 दिन तो है नहीं, पुराने 4 क्या 60 दिन से ज़्यादा है, हाँ 365 दिन से पहले ज़्यादा है 4 सालों में। ये 4 साल की जोड़ लगाइए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 200, 300, 400, 420 दिन रहा है, बी सेटिस्फाई हो गए, रेजिडेंट हो गया। लीजिए अगला एग्जाम्पल लीजिए, स्टे इन इंडिया 50 दिन, 200 दिन, 200 दिन, 200 दिन और 200 दिन। लीजिए क्या बात है भाई, इतना इतना दिन इंडिया में रहा है। बताइए अब तो रेजिडेंट हो जाएगा।
बेसिक कंडीशन ए सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बी हो रही है क्या? बी में भी कहता है कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन और पुराने 4 साल में 365 दिन। प्रीवियस ईयर में 60 दिन भी नहीं ना हो पाया, ये गड़बड़ा गया और इसलिए कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई और ये नॉन रेजिडेंट हो गया। चलिए लास्ट एग्जांपल दे रहे हैं आपको। बाकी कभी रहा ही नहीं। अब बताइए, पिछले साल तो 200 दिन था, पहले कभी नहीं रहा इंडिया में। तो पहली बेसिक कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई, उसमें तो बस यही कहता है 182 डेज और मोर इंडिया में रहो, रेजिडेंट हो। तो ए सेटिस्फाई हो रही है, रेजिडेंट हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे आइए। एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शंस का मतलब होता है एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द अबव रूल। ऊपर रूल क्या था? रूल क्या था? ये था जो आपने बनाया है अच्छा सा लिख के। ये जो रूल है इसी को कह रहा है कि इसमें एक्सेप्शन है, कुछ अगेंस्ट है, कुछ अनोखी बात करेंगे, कुछ अलग बात करेंगे। क्या? द पीरियड ऑफ 60 डेज रेफर्ड टू इन बेसिक कंडीशन बी अबव हैज बीन एक्सटेंडेड टू 182 डेज। जो पिछले में रूल में 60 दिन लिखा हुआ था बी कंडीशन में, हाँ बी में 60 दिन लिखा हुआ था, ये रहा। कहता है इसको 182 दिन मान लिया जाएगा इन द केस ऑफ, फिर नीचे कुछ लोगों के नाम ले रहा है, कह रहा है इनके लिए बी में भी 182 दिन होगा। यानी वो क्या कहना चाहता है, ये 60 दिन नहीं, ये 182 दिन होगा। अब एक बात बताइए, जो भी नीचे लोग दिए गए वो बाद में देख लेंगे, इनके लिए रूल क्या हो गया? इनके लिए रूल हो गया कि स्टे इन इंडिया आपको 23-24 में 182 दिन करना है, या फिर प्रीवियस ईयर 23-24 में 182 दिन करना है और पुराने 4 साल में 365 दिन करना है। अरे भाई, पुराने 4 साल में 365 दिन अब किया कि नहीं किया इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा, 182 दिन तो इंडिया में रहना ही है। तो अगर 182 दिन इंडिया में रह लिया, ठीक है, आप यहां तक चेक करते हुए आ रहे हो, ठीक है, 182 दिन इंडिया में अगर रह लिया तब तो यहीं पे वो रेजिडेंट तो बन ही गया ना। अरे ये ए और बी देखिए एक ही कंडीशन हो गई। अब स्टे इन इंडिया 23-24 में कह रहा है 182 दिन रहना है, फिर कह रहा है 23-24 में 182 दिन रहना है और 4 सालों में भी इतना दिन रहना है। अरे तो और 4 सालों में इतना दिन रहना है, क्यों बताने की जरूरत क्या है? कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बिना 182 दिन ही अगर रहना है तो वो तो ए कंडीशन में 182 दिन था, उतना अगर रह लिया है तो रेजिडेंट तो वो ऐसे ही बन गया। यानी ये जो बी कंडीशन है ये रिडंडेंट है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। पता है इसका मतलब क्या हो गया? जैसे ऐसे कह रहा है अगर तुमको रेजिडेंट बनना है, ए कंडीशन, तुमको दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है। बी कंडीशन कह रहा है तुमको दिल्ली जाना पड़ेगा और जयपुर जाना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं अरे क्या बदमाशी है, रेजिडेंट कहलाने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा या फिर दिल्ली और जयपुर जाना पड़ेगा। अगर दिल्ली चलेगा तब तो रेजिडेंट बन ही गए ना। फिर दिल्ली और जयपुर दोनों की आवश्यकता ही कहां पड़ रही है? यानी ये फालतू की बात हो गई। यानी आपको ये बताना चाहता है कि एक्सेप्शन में इनके लिए सिर्फ बेसिक कंडीशन ए एप्लीकेबल होगी। बेसिक कंडीशन ए अप्लाई हो रही है तो सेटिस्फाई हो रही है तो रेजिडेंट, नहीं तो नॉन रेजिडेंट। दो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करनी है, बस दो में से एक नहीं करनी है, बस एक ही कंडीशन है ए। अब देखिए इस बात को क्या ऐसे नहीं लिखना चाहिए था एक्सेप्शन? फॉर द फॉलोइंग पर्सन ओनली बेसिक कंडीशन ए शैल बी टेस्टेड। उसकी जगह लिख रहा है बदमाशी, देखिए कहता है बेसिक कंडीशन बी का जो 60 दिन है वो 182 दिन हो जाएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं इनकम टैक्स आप महान हो। इनकम टैक्स अगर ये ऐसे बोल देता तो क्या उसकी इज्जत कम हो जाती? अगर तुम बोल देते, सीधे सीधे समझा देते कि बेसिक कंडीशन भी नहीं मिलेगा, तो क्या तुम्हारी इज्जत कम हो जाती? इज्जत मेंटेन कर रहा है, टफेस्ट लॉ ऑफ इंडिया है भाई, ठीक है, इसलिए मजाक नहीं मेरे साथ। तो अंडरस्टूड। एक्सेप्शन में अब ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ बेसिक कंडीशन ए ही मिलेगी। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, ये जो दो लोग हैं कौन है अभी तो देखेंगे, इनको सिर्फ एक कंडीशन मिल रही है रेजिडेंट बनने के लिए, बाकी लोगों को दो कंडीशन मिल रही थी रेजिडेंट बनने के लिए, ए और बी। कोई भी एक सेटिस्फाई करेंगे हम रेजिडेंट बन जाएंगे।
यानी अगर हम इनमें से हैं कोई, अगर हम इनमें से कोई हैं तो हमको सिर्फ रेजिडेंट बनने के लिए एक कंडीशन मिलेगी, बाकी लोगों को रेजिडेंट बनने के लिए 2 कंडीशन मिलेगी, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर ले। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये लोग जो हैं, ये जो दोनों लोग हैं, ये नसीब वाले लोग हैं या बदनसीब लोग हैं? इनके लिए अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है? तो प्राय लोग ये कहते हैं सर इन बेचारों को तो एक ही कंडीशन मिल रही है, तो ये दोनों बेचारे, इन लोगों को सिर्फ एक ही कंडीशन मिल रही है ना, बी कंडीशन का 60 दिन भी 182 दिन में गया तो एक ही कंडीशन मिल रही है, बेचारे बदनसीब लोग हैं? नहीं, आइए ध्यान से समझिए बेटा, ये जो ए और बी है ये 2 कंडीशन नहीं है रेजिडेंट बनने की, ये सरकार का 2 जाल है आपको रेजिडेंट वाले में फांसने के लिए। एक बात बताइए, हमारी सरकार क्या चाहती है, हम रेजिडेंट कहलाएं कि नॉन रेजिडेंट? हमारी सरकार चाहती है हम रेजिडेंट कहलाएं, क्योंकि अगर हम रेजिडेंट कहलाएंगे तो दुनिया जहान में जितना कमा रहे सब इंडिया में टैक्स देना है। हम क्या चाहते हैं, रेजिडेंट कहलाएं कि नॉन रेजिडेंट? हम तो चाहते हैं नॉन रेजिडेंट कहलाएं। अगर एक आध दिन ज्यादा रह जाने की वजह से अगर हम कभी रेजिडेंट बन गए ना तो फूट फूट के रोएंगे हम, क्योंकि मेरी दुनिया जहान की सारी इनकम पे इंडिया में टैक्स लग जाएगा। तो हम नॉन रेजिडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें क्या बनाना चाहती है, रेजिडेंट। तो ऊपर जो 2 कंडीशन थी वो सरकार की कंडीशन नहीं। आप अपने दिमाग को इस तरीके से हैंडल कीजिए कि आप समझ पाओ ये 2 जाल है, सरकार ऐसे फेंक रही है जाल, ऐसे देखो, सरकार पहला जाल उठाई फेंकी ऐसे, कहीं 182 दिन इंडिया में रहे हो, गप से तुम बोले हाँ, खींच ली, कहीं रेजिडेंट हो, आओ आओ मेरे पास आओ, चलो दो टैक्स, जितना कमाए पूरी दुनिया भर में टैक्स दो। ठीक है, पहले जाल फेंकी 182 दिन का, हम नहीं फंसे, हम कहे हा 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 मजा आ गया, हम नहीं फंसे, हम नहीं फंसे। सरकार की रुको, अभी दूसरा जाल फेंकेंगे। दूसरा जाल फेंकी, कौन सा? कहीं 60 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हो, पुराने 4 सालों में 365 दिन रहे हो, अब गप से खींच लिया आपको। ये 2 जाल था। ये 2 लोग जो अब नीचे दिए गए हैं ये नसीब वाले लोग हैं। ये नसीब वाले लोग हैं कि सरकार एक ही जाल फेंक रही है। आइए देखते हैं किन के ऊपर सरकार एक जाल फेंकती है, बस कहती है फंसे तो ठीक, नहीं तो चले जाओ। तो क्यों भाई, इनको कौन फेवर कर रही है, कौन है ये लोग? एन इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक। अच्छा, नागरिकता पे अब बात आ गई। एक इंडियन सिटीजन who leaves India during the previous year for the purpose of employment outside India, जो इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो रहा है, होता है। पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपकी नौकरी लग चुकी है और आप विदेश जा रहे हो नौकरी ज्वाइन करने के लिए। अगर आप नौकरी ढूंढने जाते हो तो ये कहलाता है पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नहीं सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ध्यान दीजिएगा, इट इज पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत जरूरी बात है, बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप नौकरी ढूंढने जा रहे हो तो उसे कहा जाता है सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नौकरी मिल चुकी है, अब बस ज्वाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑफर लेटर हाथ में है, नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हो। तो अगर किसी को ऑफर लेटर मिल चुका है, वो नौकरी ज्वाइन करने विदेश जा रहा है, तो हमारी सरकार कह रही है कि 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हो तभी हम तुमको इंडियन सिटीजन मानेंगे, नहीं तो नहीं। अब देखिए लॉजिकल भी है। ठीक है, अब कोई बहुत कम दिन इंडिया में रहा है, 50-60 दिन, मतलब 60 दिन से थोड़ा सा ज्यादा, 70-80 दिन मान लीजिए इंडिया में रहा। ठीक है, उसकी बाहर नौकरी लग गई, विदेश में कमा रहा है, विदेश में ही कमाई कर रहा है। अब इंडियन गवर्नमेंट बोले कि नहीं तुम आओ यहां टैक्स दो, तो गलत बात है ना। ठीक है, तो अगर किसी को नौकरी मिल गई है, वो नौकरी ज्वाइन करने जा रहा है, तो सरकार सिर्फ एक ही जाल फेंक रही है 182 दिन। मतलब 182 दिन का मतलब हो गया ना मोटा मोटी आधा साल। अगर आधा साल अब इंडिया में रहे थे तो हम रेजिडेंट मानेंगे, नहीं तो फिर नहीं मानेंगे, चलो जाओ। नहीं तो बाकी लोग को तो फांस देती है 60 दिन पे ही, कहती है 60 दिन रहे थे, अब पुराना 4 साल का और चेक करें, 365 दिन रहे हो, बस हो गए रेजिडेंट। ठीक है, तो इंडियन सिटीजन जो इस साल इंडिया छोड़ के गया, अगर एक इंडियन सिटीजन इस साल नौकरी की वजह से इंडिया छोड़ के जाएगा तो वो इंडिया में कम ही दिन रहेगा ना। ठीक है, तो बस एक ही कंडीशन उसके ऊपर है। और या फिर एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। कोई भी भारतीय नागरिक इंडिया छोड़ के जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो शिप पे क्रू मेंबर है, जहाज पे, पानी वाले जहाज पे क्रू मेंबर है। क्रू मेंबर का मतलब क्या होता है?
जितने लोग भी पानी वाले जहाज पे काम करते हैं उनको क्रू मेंबर ही कहा जाता है, क्रू मेंबर ऑफ द शिप। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए जहाज में कौन लोग होंगे, जहाज चलाने वाला भी होगा, ठीक है, जो वहाँ जहाज पे खाना वाना बनाने वाले लोग होंगे, ठीक है, झाड़ू पोछा करने वाले लोग होंगे, कोई भी बंदा चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे खाना बनाने वाला हो, झाड़ू पोछा वाला हो, सारे के सारे क्रू मेंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो उस जहाज पे जो भी इंडियन सिटीजन, भारतीय जहाज पे, देखिए शिप भी इंडियन शिप होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन इंडियन शिप पे अगर इंडिया से बाहर जा रहा है, ठीक है, क्यों जा रहा है, क्योंकि वहां काम करता है भाई, तो उसके ऊपर भी सरकार एक ही जाल फेंकेगी। तो जल्दी जल्दी याद कीजिए, सरकार एक जाल, हम लोग जाल बोलेंगे, वो जो बेसिक कंडीशन में 2 कंडीशन है ना, उसको जाल बोलेंगे। जाल बोलेंगे ना तो मेरा दिमाग एकदम तेज चलेगा, ठीक है, नहीं तो कंडीशन बोलते तेज नहीं चलता। ठीक है, हम रट्टू तोता जैसे हो जाते हैं, लगता है एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। यू आर बीइंग प्रिपेयर फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, तो इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है नौकरी की वजह से, नौकरी मिल चुकी है, ध्यान रखना होगा। दूसरा, वो शिप पे काम करता है, इंडियन शिप पे काम करता है और इसलिए शिप के साथ जा रहा है, भाई शिप बाहर जा रही है तो वो भी जा रहा है, तो उसके ऊपर सिर्फ एक जाल फेंकेंगे। और इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया पिछले साल घूमने आया था, तो कह रहा है उसके ऊपर भी एक ही जाल फेंकेंगे। अगर सरकार उसके ऊपर एक जाल नहीं फेंकती तो क्या होता, एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब कि उसका मान लो दादा दादी नाना नानी सब यहाँ इंडिया में है, ठीक है, वो विदेश में ही पैदा हुआ था, विदेश में ही कमाता धमाता है, लेकिन पता है कभी कभी उसके मन में एक भाव आता है देश के लिए। ठीक है, जब वो सोता है तो उसके मन में एक गाना बजता है, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, और जब ये गाना बजता है उसके मन में, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, तो वो चला आता है देश में। ठीक है, और कुछ दिन रह लेता है इंडिया में। ठीक है, ऐसे ही एक बंदा है जो हर साल 100 दिन के लिए इंडिया आ जाता है, हर साल इंडिया आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्यार करता है, कहता है मुझे ना मेरे देश की मिट्टी की खुशबू आ रही है, ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा अपने देश, ठीक है, दादा दादी से मिलना है, नाना नानी से मिलना है, माता पिता से अपने मिलना है। और जब वो 100 दिन के लिए इंडिया आता है तो बेसिक कंडीशन बी लग जाती है उसके ऊपर, 60 दिन से ज्यादा प्रीवियस ईयर में रहा, पुराने 4 साल में 400 दिन रहा, और वो बन जाता है रेजिडेंट, और पूरा दुनिया भर में जितना पैसा कमाया था उसका टैक्स भारत सरकार मांगने लग जाती है। तो वो कहता है नहीं, कोई मिट्टी नहीं बुलाएगी मुझे, कोई घर बुला नहीं रहा है, मैं नहीं जाऊंगा देश। तो पता है इससे क्या होगा, अगर सरकार बेसिक कंडीशन बी यानी कि वो जाल उनके ऊपर भी मारेगी जो विदेश, जो हमारे देश के हैं और हमारे देश वापस आते हैं घूमने के लिए, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, तो वो आना छोड़ देंगे। क्या आप चाहेंगे ऐसा हो? हमारी सरकार भी ऐसा नहीं चाहती है, इसलिए उनके ऊपर बस एक ही जाल फेंक रही है। अगर 182 दिन 182 डेज और मोर इंडिया में रहे हो तब तो रेजिडेंट हो, नहीं तो नहीं हो। अब कोई भी जो विदेश में काम करता है कि आधा साल इंडिया में आके रह लेगा क्या? नहीं। ठीक है, तो जनरली ऐसे लोग जो बस सिर्फ मिलने आ रहे हैं अपने रिश्तेदारों से, कुछ दिन टाइम स्पेंड करके जाते हैं, विदेशों में छुट्टियां हुई हैं उनके बच्चों की स्कूल की, वो 2 महीना 3 महीना के लिए आ जाते हैं, तो ये सब में अब कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं एनआरआईज हैं, एनआरआई, अरे नया वर्ड आ गया, एनआरआई क्या होता है सर? ये वर्ड बहुत सुनते होंगे, एनआरआई, फलाना ना अपनी बेटी के लिए एनआरआई लड़का देख रहा है। ठीक है, तो ये एनआरआई क्या है? एनआर स्टैंड्स फॉर नॉन रेजिडेंट, आई स्टैंड्स फॉर इंडियन सिटीजन, मतलब भारतीय नागरिक है लेकिन नॉन रेजिडेंट है, मतलब भारतीय नागरिक है, इंडिया में रहता नहीं है, रहता बाहर है। नॉन रेजिडेंट का मतलब रहता नहीं है इंडिया में, यही तो हुआ। ठीक है, तो ये एनआरआईज जो हैं, ये जब इंडिया आएंगे तो इनको ये परेशानी ना हो,
इसलिए ये बेसिक कंडीशन बी इनके ऊपर से हटा दी गई, सिर्फ एक कंडीशन है। तो आइए ध्यान से समझते हैं कि किनके ऊपर बेसिक कंडीशन बी नहीं है, सिर्फ बेसिक कंडीशन ए टेस्ट करना है। किनके लिए, एक्सेप्शन में कौन कौन कवर होता है जहां पे बेसिक कंडीशन ए सिर्फ टेस्ट करनी है। चलिए जल्दी बताइए। नंबर 1, इंडियन सिटीजन जो नौकरी की वजह से इंडिया के बाहर जा रहा है। इंडियन सिटीजन जो इंडियन शिप पे काम करता है और शिप के साथ बाहर जा रहा है। नंबर 3, इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया घूमने आ रहा है। ठीक है, चलिए आप बस ये बताइएगा मुझे एक्सेप्शन लगेगा कि नहीं, बता देंगे एक्सेप्शन लगेगा कि नहीं। POPP मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। गोइंग आउटसाइड इंडिया for the purpose of employment। POPP है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया के बाहर जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जल्दी बताइए एक्सेप्शन लग जाएगा। एक्सेप्शन लगने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ बेसिक कंडीशन ही मिलेगी। क्या इसके ऊपर एक्सेप्शन लगेगा? आप सब कहेंगे हाँ लगेगा सर लगेगा, गोइंग इंडिया आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम कहेंगे बेवकूफों ध्यान दो, इधर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यहां पे नहीं है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन था। जो गोइंग आउटसाइड इंडिया वाला था ना, ठीक है, लीव्स इंडिया, ये इंडियन सिटीजन पे लगता है। कम्स ऑन अ विजिट, कम आने वाला जो था, देखिए 3 चीजें हैं, 2 जाने वाला है। इंडियन सिटीजन नौकरी के लिए जाए चाहे इंडियन सिटीजन शिप पे जाए, वो इंडियन सिटीजन के लिए। आने वाली चीज दोनों के लिए, इंडियन सिटीजन भी और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी। इंडियन सिटीजन आप जानते हो ना, जिसके पास भारत की नागरिकता है, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अलग चीज हो गई। तुम्हारे माता पिता दादा दादी या नाना नानी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। ठीक है, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था पर्सन ऑफ इंडियन। तो ये कम्स वाले जो कंडीशन है ये इन दोनों के लिए है। अब हमने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, कह दिया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हमने कह दिया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन गोइंग आउटसाइड इंडिया, जबकि गोइंग वाला जो कंडीशन था वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, इंडियन सिटीजन के लिए था, गिविंग इंडिया। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए आने वाला था, आने वाला दोनों के लिए, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इतना ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए बताइए, फिर से बताइए। इंडियन सिटीजन है, लिविंग इंडिया, इंडिया छोड़ के जा रहा है, एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ फॉरेन शिप। इंडिया छोड़ के जा रहा है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के जा रहा है क्योंकि वो एक फॉरेन शिप पे क्रू मेंबर है। शिप जा रही है तो वो भी जा रहा है, काम करता है शिप पे ही। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया, हाँ इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया वाला ही कंडीशन है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, एक्सेप्शन लग जाएगा? नहीं लगेगा, क्योंकि फॉरेन शिप लिख दिया हमने यहाँ पे लिख दिया हमने फॉरेन शिप, जबकि एक्सेप्शन किसके लिए था, सिर्फ इंडियन शिप के लिए था। इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर अगर जा रहा है एज अ मेंबर ऑफ क्रू, तो इंडियन शिप का अगर होगा तो एक्सेप्शन लगेगा। देखिए इनके ऊपर एक्सेप्शन है, बस बेसिक कंडीशन ए। अगर इनमें से कोई बंदा नहीं है तो फिर उसके लिए बेसिक कंडीशन ए और बी दोनों टेस्ट करनी है। अब जैसे अब ये वाला बंदा अगर होगा, बी कंडीशन जो हमने कही, तो ये वाला बंदा अगर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों कंडीशन टेस्ट करेंगे। ये ऊपर वाले के लिए भी दोनों कंडीशन टेस्ट करेंगे, ये एक्सेप्शन में ये सब कवर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यहां तक आगे देखिए। हाउएवर सच पर्सन, अभी तसल्ली नहीं है इसको, अभी हाउएवर अलग है इसका। सच पर्सन मतलब ये दोनों पर्सन, सच पर्सन जो इंडिया छोड़ के जा रहे थे, इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के जा रहे थे, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन जो इंडिया आ रहे थे, उनके लिए कह रहा है। हाउएवर सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम,
टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम का मतलब क्या हुआ? टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम का मतलब हुआ इंडियन इनकम। इंडियन इनकम है एक्सीडिंग 15 लाख। अच्छा, इंडियन इनकम ग्रेटर 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द पीरियड ऑफ 60 डेज शैल बी सब्सटीट्यूटेड विथ 1 डे 20 डेज। जो बेसिक कंडीशन बी में 60 दिन था वो 182 दिन हो गया, यहां पहले बताया। अब कह रहा है बेसिक कंडीशन बी का जो 60 दिन है वो 120 दिन हो जाएगा अगर ये लोग 15 लाख रुपए से ज्यादा इंडियन इनकम कमाते हैं। ये भगवान, यानी अभी जो हम बात पढ़ रहे थे ये लोगों की इनकम कितनी होनी चाहिए थी अभी, यानी ये जो कंडीशन थी वो थी इंडियन इनकम लेस देन 15 लाख। ये जो था इंडियन इनकम लेस देन इज इक्वल टू 15 लाख, ठीक है। तब तो एक बेसिक कंडीशन बी का 182 दिन हो जाएगा, और नहीं तो बेसिक कंडीशन बी का 60 दिन जो है वो कितना हो जाएगा? 120 दिन हो जाएगा। आप परेशान हो रहे होगे, मैं लिख के बताता हूं। देखिए, अगर एक्सेप्शन को ले लिया जाए ना तो 3 रूल बेसिकली हो गए। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 हम ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। बेसिक कंडीशन ए हो गया ग्रेटर इज इक्वल टू 182 डेज। बेसिक कंडीशन बी हो गया ग्रेटर इज पी वाई का ग्रेटर इज इक्वल टू 182 डेज, पी वाई का ग्रेटर इज इक्वल टू 182 डेज एंड 4 पी वाई का उससे पुराने 50 साल का 365 दिन। ये नॉर्मल रूल था, ठीक है। अब टाइप 2 एक नया रूल आया, वो क्या था? वो ये था कि पी वाई में ग्रेटर इज इक्वल टू 182 डेज रहेगा, ठीक है। और बी कंडीशन में भी यही बोला कि पी वाई का ग्रेटर इज इक्वल टू 182 डेज हो जाएगा, 60 दिन 182 दिन से सब्सटीट्यूट हो जाएगा एंड 4 पी वाई 365 दिन से। तो जब उसने ऐसा बोला तो हमने कहा कि बेसिक कंडीशन बी इसका मतलब रिडंडेंट है, इसकी मतलब तो इसकी जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि ए में भी 182 दिन और बी में भी 182 दिन, तो इसका तो मतलब ही नहीं। तो ये मैंने कहा काट दो। अब टाइप 3 कह रहा है कि अगर ये बंदे जिसके ऊपर एक्सेप्शन लगा था टाइप 2 में, उनकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो बेसिक कंडीशन बी का, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, टाइप 1 प्रीवियस ईयर 182 डेज और प्रीवियस ईयर में 16, ये नॉर्मल कंडीशन थी, ठीक है ना, ये नॉर्मल कंडीशन थी। फिर वही 60 दिन सब्स्टिट्यूट हो गया था 182 दिन से, तो इसलिए काट दिए। अब टाइप 3 में प्रीवियस ईयर ग्रेटर इज इक्वल टू 182 डेज और बी कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर ग्रेटर इज इक्वल टू 120 डेज एंड 4 पी वाई ग्रेटर इज इक्वल टू 365 डेज। ठीक है, अब ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इसकी एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है? एप्लीकेबल ऑन किसके ऊपर, कौन सा एप्लीकेबल है? ये तो रूल हो गया। अब किसके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल है? टाइप 2 एप्लीकेबल है इंडियन इनकम जो है वो क्या होनी चाहिए? लेस देन इज इक्वल टू 15 लाख। इंडियन इनकम होनी चाहिए लेस देन इज इक्वल टू 15 लाख, और वो होना कौन चाहिए? इंडियन सिटीजन हो सकता है, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया कैसे? या तो एम्प्लॉयमेंट की वजह से, और या फिर क्रू मेंबर ऑन शिप, ठीक है। बी इंडियन सिटीजन हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो।
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, POIO हम लिख देते हैं शॉर्ट में, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स ऑन विजिट टू इंडिया। ठीक है, तो इसके ऊपर ये कंडीशन लगेगी कि इसे बेसिक कंडीशन ए टेस्ट करना है। अब यही बंदा अगर इंडियन इनकम ग्रेटर 15 लाख हो जाए, ठीक है, इन्हीं लोगों की, इन्हीं की, तो उनके ऊपर ये कंडीशन लगेगी कि बेसिक कंडीशन ए में रहेगा 182 दिन, बेसिक कंडीशन बी में क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर का 120 दिन और पुराने 4 सालों का 365 दिन। और अगर इनके अलावा है, एनी अदर पर्सन है इनके अलावा, तो उनके ऊपर कानून क्या है, ये वाला नॉर्मल कानून कि प्रीवियस ईयर में ग्रेटर इक्वल टू 182 डेज, और या फिर ये दोनों में और होता है, ये तो सभी को पता ही है, एप्लीकेबल ऑन एनी अदर पर्सन। परेशान तो नहीं ना हो रहे हो बच्चों? अब आप हमको बस ये बताओगे टाइप 1 लगाओगे, टाइप 2 लगाओगे कि टाइप 3 लगाओगे? कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करोगे? हम पर्सन बता रहे हैं कौन है, पर्सन बता रहे हैं, बताइए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, कम्स ऑन विजिट टू इंडिया है, इंडियन इनकम 20 लाख है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर इंडियन सिटीजन इंडिया घूमने आते हैं तो एक्सेप्शन लग जाता है, लेकिन अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं तो फिर वो बेसिक कंडीशन भी 120 दिन हो जाता है, राइट? ऐसे ही पढ़े थे आप। तो इसके ऊपर कौन सा लगेगा, ये टाइप 3 वाला लगेगा, टाइप 3 लगेगा। ये तो टाइप 1, 2, 3 ये हमने नाम दे दिया बेटा, ऐसा कोई नाम नहीं है, वो तो सीधे कानून तो एक्सेप्शन एक्सेप्शन करता रहता है बस, ठीक है, तो आपको बता दिए बहुत अच्छे से लिखवा के, ठीक है। ये सब मेरी ही क्लास के फायदे हैं जो इस तरीके से आपको चीज़ें मिल जा रही हैं। ठीक है कि अच्छा आप फाइनल कंक्लूड करके लॉ क्या बना। अच्छा दूसरा एग्जांपल लीजिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लीविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कौन सा लगेगा टाइप, कौन सा टाइप लगाओगे? बोलो। बताइए। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया छोड़ के जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो एक्सेप्शन लगता ही नहीं है बेटा। देखिए लिविंग इंडिया वाला जो था ना वो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए था, ठीक है, तो इसके ऊपर तो एक्सेप्शन लग ही नहीं रहा है, तो टाइप 1 लगेगा, नॉर्मल रूल, टाइप 1। अच्छा अब ये इसी वाले क्वेश्चन में अगर ये 20 लाख की जगह मान लीजिए 12 लाख होता तो क्या आंसर होगा आपका? एग्जाम्पल नंबर 1 में जो 20 लाख रुपए लिखा था ये 12 लाख रुपए होता, तब क्या होगा आंसर? तो फिर टाइप 2 लग जाएगा, एक्सेप्शन तो लगेगा ही, टाइप 2 लग जाएगा। देखिए एक्सेप्शन क्या टाइप 2 और टाइप 3 है, ठीक है, एक्सेप्शन टाइप 2 और टाइप 3 में बस इतना अंतर है कि अगर 15 लाख रुपए तक इनकम है, ठीक है, तो टाइप 2 है, और 15 लाख रुपए से ऊपर इनकम है तो टाइप 3 है। एक्सेप्शन है दोनों, टाइप 2 और टाइप 3, और अगर एक्सेप्शन नहीं लग रहा है, नॉर्मल केस है, तो फिर टाइप 1। ठीक है आगे देखिए, नोट 1,
पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन लिविंग इंडिया फॉर टेकिंग एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं इंडिया छोड़ के जा रहे हैं नौकरी पाने के लिए। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था आप लौट चलेगा, तो ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना ये इंडिया के बाहर जा रहे थे, ठीक है, लेकिन वहाँ नौकरी ढूंढने जा रहे थे, तो क्या ये पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा? नहीं, उनके ऊपर नॉर्मल रूल लगेगा। बट लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब है द एम्प्लॉयमेंट मे बी इन इंडिया और मे बी आउटसाइड इंडिया। अब ये क्या मतलब है? जैसे कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि आप इंडियन कंपनी में काम करते हो, लेकिन वो इंडियन कंपनी अब आपको विदेश भेज रही है, अब साल 1.5 साल आप वहीं रहोगे, ठीक है, या जो जितने भी समय रहोगे, समय की हम क्यों बात करें फिलहाल आपसे, आपको इंडियन के ब्रांच में, उसने फॉरेन ब्रांच में आपको अभी ट्रांसफ़र किया है, आपकी नौकरी इंडिया में ही है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, आप नौकरी की वजह से जा रहे हो ना, आपके पास नौकरी है, और नौकरी मतलब आप जॉब के लिए जा रहे हो वहाँ पे, ठीक है, द जॉब विच यू ऑलरेडी हैव इट, राइट। ऐसा भी नहीं, मतलब दिमाग में ये नहीं रहे कि विदेश में जॉब मिली है इसलिए हम विदेश जा रहे हैं, नहीं, आप इंडियन कंपनी में काम करते हो, उसकी फॉरेन ब्रांच है, वहाँ पे आप जा रहे हो, या एक फॉरेन कंपनी में आप काम करते थे, अभी तक उसकी इंडियन ब्रांच में कर रहे थे, अब इंडियन ब्रांच से वो आपको फॉरेन ब्रांच में शिफ्ट कर रहे हैं। फाइनल मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि दस द इंडिविजुअल नीड नॉट बी एन अनएम्प्लॉयड पर्सन, आप अनएम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए कि आप अनएम्प्लॉयड हो और नौकरी ढूंढने जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि आप जब जा रहे हो ना विदेश, तो काम करने जा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आप इंडिया के बाहर कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, ये सब अटेंड करने जाते हो कंपनी की वजह से, कंपनी कहती है जो कॉन्फ्रेंस कराओ, सेमिनार अटेंड कराओ, बिजनेस मीट है कोई, वो सब कराओ, तो ये सब नहीं पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वहां जाके हम काम करने लग जाएंगे, वहां जाके मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप समझ पा रहे हो? ये कहीं लिख लीजिए कि अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, बिजनेस मीटिंग्स आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का बहुत सुंदर सा मतलब है कि आपको नौकरी मिल चुकी है और आप नौकरी करने, काम करने वहां जा रहे हैं। आप कहोगे बिजनेस मीटिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस ये भी तो काम ही है कंपनी का, नहीं बेटा, वो काम अलग चीज हो गई। काम का मतलब है जिस चीज के लिए आप असाइंड हो, वो आप बेसिकली वहां बैठ के आप काम करोगे, आप वहीं पे आपकी ज्वाइनिंग होगी, ये मतलब होता है पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। तो आप डिफाइन नहीं कर सकते हो क्योंकि इनकम टैक्स डिफाइन करेगा, ये सारे वर्ड इनकम टैक्स ने डिफाइन किए हैं कि अगर आप कॉन्फ्रेंस, सेमिनार ये सब अटेंड कर रहे हो जाके, तो ये पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं मानेंगे, तो आपके ऊपर नॉर्मल रूल लगेगा फिर अगर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस अगर अटेंड करने जाते हो। दूसरा, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। कब पैदा हुए थे? ईदर ही, आप खुद, पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, या ग्रैंड पेरेंट्स, एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में दोनों आ जाएंगे, मैटरनल और पैटर्नल। इट मे बी नोटेड ग्रैंड पेरेंट्स इंक्लूड बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल। मैटरनल समझते हो, नाना नानी, पैटर्नल मतलब दादा दादी, मैटरनल मतलब मम्मी की तरफ वाले, और पैटर्नल मतलब पापा की तरफ वाले, ठीक है। मैटरनल में एम, एम फॉर मम्मी, पैटर्नल में पी, पी फॉर पापा, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई नो यू मस्ट बी नोइंग इट, हम थोड़ा सा कभी कभी उसको फनियर पार्ट बना देते हैं। तो अगर ये लोग अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, अनडिवाइडेड इंडिया कब तक था, ये भी डेट आप याद कर लीजिए, 14 अगस्त 1947। इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट द स्टे शुड बी एट द सेम प्लेस और कंटिन्यूस। ये जरूरी नहीं है कि स्टे आपका कंटिन्यूस हो, 182 दिन इंडिया में रहना है, अब 10 दिन आए रहे, फिर आए 40 दिन रहे, फिर आए 100 दिन रहे, और फिर आए 50 दिन रहे, ठीक है, बार बार आ रहे हो, जा रहे हो, लेकिन 10, 40, 50, 100 इस तरीके से आप रहे, 4 बार रहे, तो कुल मिला के क्या 182 डेज से ज़्यादा हो गया तो आप रेजिडेंट कहलाओगे। अच्छा, सेम प्लेस पे भी होना जरूरी नहीं है, एक बार इंडिया आए तो देहरादून में थे, दूसरी बार इंडिया आए तो मुंबई में थे, तीसरी बार दिल्ली में थे, चौथी बार बैंगलोर में थे, ठीक है, सब काउंट होगा। द प्लेस ऑफ स्टे और द पर्पस ऑफ स्टे इज नॉट मटेरियल। आप क्यों इंडिया में थे इस बात से भी मतलब नहीं है, आप कंटिन्यूस रहे इस पे मतलब नहीं है, पूरे साल भर में कितना रहे वो देखेंगे, किस जगह पे कहाँ पे रहते थे इंडिया में इससे भी मतलब नहीं है, किस वजह से रहते थे ये भी मतलब नहीं है। अब ये क्या है, इसको एग्जाम्पल समझाएं किस वजह को, अदरवाइज आप नहीं समझोगे। एक फ्लाइट है,
एक फ्लाइट है, ठीक है, वो दिल्ली टू मुंबई जाती है और तुरंत मुंबई से बैक टू दिल्ली हो जाती है, ठीक है। ये दिल्ली से मुंबई जाएगी और फिर वापस आएगी, ठीक है। ये जर्नी कितनी होती है? ये तकरीबन ये जर्नी 2.5 घंटे की है। जो एयर होस्टेस दिल्ली से मुंबई आती है, क्या वही एयर होस्टेस वापस मुंबई से दिल्ली जाएगी? अभी 2.5 घंटे की ये फ्लाइट है, आधी घंटे का ब्रेक होगा, मुझे लगता है साफ सफाई होगी फ्लाइट की, फिर तुरंत ये मुंबई से दिल्ली जाएगी। क्या वही एयर होस्टेस वापस दिल्ली जाएंगी? आंसर इज नो। ये वही एयर होस्टेस वापस नहीं जाती हैं मुंबई से दिल्ली। अब ये मुंबई में आराम करती हैं, ठीक है, ये इनका मुंबई में रेस्ट चलता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये अगले दिन जो फ्लाइट मुंबई से दिल्ली जाएगी, ये एयर होस्टेस उसमें जाएंगी। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? तो देखिए, ये एयर होस्टेस को ना बहुत प्यार से रहना होता है। आप देखिए, कभी आप बोलिए गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुस्कुराएंगी पहले, ठीक है, फिर आपको एक गिलास पानी देंगी। बहुत सारे लोग तो इतना मुस्कुराती हैं, वो इतने प्यार से देती हैं कि बार बार पानी मांगते हैं फ्लाइट में, ठीक है, कि जितनी बार पानी मांगेंगी उतनी बार मुस्कुराते हुए वो पानी देने आएंगी। तो इनका जो काम है वो बहुत ही कूल रहना है, बहुत ही अच्छा दिखना है। लेकिन जब एक एयर होस्टेस 2.5 घंटा 3 घंटा काम कर लेती है तो थोड़ा सा डलनेस आ जाती है, ठीक है। लुक्स में मेकअप ये सब भी तो डल हो गया होगा, ये सब भी वापस से सही करना है। तो इसलिए ये तुरंत अब उस फ्लाइट से वापस नहीं आएंगी। अब ये आराम करेंगी, आराम करने के बाद बाकायदा फिर से मेकअप वगैरह करेंगी, वापस से तैयार होंगी, जॉली मूड में आएंगी और फिर आपको सर्व करने के लिए तैयार हो जाती हैं दूसरी फ्लाइट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। चलिए मैं आपको बताता हूं कि जो फ्लाइट विदेश से आ रही है, ठीक है, मान लीजिए स्विट्जरलैंड से एक फ्लाइट आ रही है इंडिया। अब ये फ्लाइट की ड्यूरेशन बताऊं आपको कितना हो गया? फिर वाया दुबई भी होगी, 8 घंटे की फ्लाइट है मोटा मोटी। ये 8 घंटे की फ्लाइट है, ज़्यादा ही होगी, ठीक है, ये 8 घंटे की फ्लाइट है। अब बताइए, जो एयर होस्टेस स्विट्जरलैंड से इंडिया आ रही है वो फ्लाइट अगले दिन वापस जाएगी, लेकिन उससे वो नहीं जाती वापस, अगले दिन वाले से भी नहीं जाती है। उसके बाद वाले दिन जो फ्लाइट जाएगी ना वापस, वो मतलब आज वाली फ्लाइट जो आई इसकी एयर होस्टेस उतर जाएंगी, ठीक है। अब अगले दिन जब ये फ्लाइट जाएगी तो एक दिन पहले जो फ्लाइट स्विट्जरलैंड से आई थी वो वाली एयर होस्टेस आराम कर चुकी है, वो लोग जाएंगी, ठीक है। ये वाली अब आज आराम करेंगी, अगले दिन पूरा आराम करेंगी, ठीक है। और फिर तीसरे दिन जो फ्लाइट जाएगी उसमें जाएंगी सब। आ रही है बात समझ में? तो ये जो एयर होस्टेस यहां से आई हैं, ये सब इंडिया में इनका स्टे खूब ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इतना आराम करती हैं सब, तो इंडिया में स्टे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हमारी सरकार क्या कहती है? कहती है 182 डेज और मोर इंडिया में रह गए तो तुम रेजिडेंट हो। और तुमको तो मालूम है, एक दिन की फ्लाइट पे एक दिन ये आराम करती है, आधे साल से ज़्यादा तो ये इंडिया में रह गई। हमारी सरकार कहती है कि 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में रह गए, तुम रेजिडेंट हो। ये एयर होस्टेस कहती है कि आप मजाक कर रहे हो, हम कौन सा इंडिया में रहना चाहते थे, ये तो मेरे काम में ऐसा होता है कि हमको रुकना पड़ता है, आराम करना पड़ता है भाई, हम तो आराम करने के लिए यहाँ पड़े थे, हम कौन सा इंडिया रहना चाहते हैं, ये तो मेरे जॉब में ही ऐसा है कि भाई हमको सेम फ्लाइट से अगले दिन नहीं ले जाया जाता है, उसके बाद वाले दिन ले जाया जाता है, इसलिए इंडिया में रह गए। तो हमारी सरकार कहती है नहीं, इससे मतलब नहीं हमको, तुम क्यों इंडिया में थे ये सब हम नहीं पूछते हैं, तुम इंडिया में थे कि नहीं थे, बस इतना बोलो, थे ना 182 डेज और मोर, तुम रेजिडेंट कहलाओगे। अब लाओ, पूरी दुनिया में जितना पैसा कमा रहे हो सबका टैक्स यहाँ लो। सर ये तो बड़े पंगे वाली बात है, तो है, ये कानून है हमारे देश का, ठीक है। तो पर्पस ऑफ स्टे इज इममटेरियल। अब देखिए आगे, इन केस अ पर्सन इज इन इंडिया ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द डे, द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्ट ऑफ डे शुड बी मेड ऑन आर्ली बेसिस। अब ये क्या पंगा है? अ टोटल ऑफ 24 hours of stay considering both day of entry and departure is counted as equivalent to stay of 1 day। क्या मतलब है इसका? बच्चों बच्चों देखो ये क्या बात कह रहा है। कह रहा है जब तुम इंडिया जाते हो, छोड़ के आते हो इंडिया में, तो पूरे दिन उस दिन इंडिया में थोड़ी ना थे, पार्ट ऑफ द डे थे ना, तो घंटा कैलकुलेट करेंगे, वो घंटे मिला के 24 घंटे हो जाएंगे, तो तुम इंडिया में थे, नहीं तो नहीं थे। मतलब नहीं समझ रहे होगे, मैं बताता हूं। आप 25 अप्रैल 2023 को 6 PM पे लेफ्ट इंडिया छोड़ दिए, ठीक है।
और 10/12/2023 को अब 5 बजे शाम को रीच्ड इंडिया आ गए, वापस आ गए इंडिया। तो जिस दिन आप 25/11/2023 को 6 बजे शाम को इंडिया छोड़े, उस दिन कितने घंटे इंडिया में रहे थे? 25 तारीख को क्या घंटे इंडिया में रहे? शाम के 6 बजे इंडिया छोड़े, यानी पूरे दिन रहे हो, 6 बजे शाम को छोड़ रहे हो, रात के 12 बजे 24 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, 6 घंटा कम बस इंडिया में रहे हो, यही ना? अरे यार, शाम के 6 बजे इंडिया में से गए हो तो पूरा 18 घंटा इंडिया में रहे हो 25 तारीख को। शाम को 6 बजे गए हो बेटा, शाम के 12 बजे तो दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है? बस 6 घंटा पहले छोड़े हो तुम, यानी 18 घंटा रहे हो इंडिया। अब 10 तारीख को तुम शाम को 5 बजे इंडिया आए, तो 5 बजे जब इंडिया आए तो क्या घंटा इंडिया में रहे बेटा? शाम को 5 बजे आए हो तो 5 से 6, 6 से 7, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, बस रात के शाम के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक रहे, इतना ही तो रहे उस दिन इंडिया में, ठीक है? सिर्फ इस दिन की बात कर रहे हैं क्या घंटा रहे, क्योंकि अगले दिन 10/12 के बाद 11/12 को, 11 दिसंबर को तो आप पूरे ही दिन इंडिया में रहे, वो तो 1 डे हम कहेंगे, लेकिन इस दिन को दिन नहीं कह सकते। आप कुछ देर के लिए इंडिया में थे, कितने थे? 7 घंटे के लिए इंडिया में थे, तो 18/7 कितना हुआ? 25 दिन। तो ये दोनों दिन मिला के एक दिन इंडिया में कहलाएगा, इक्विवेलेंट टू 1 डे। याद रहेगा आपको? तो जब भी इंडिया आप छोड़ के जा रहे हो या आ रहे हो इंडिया, तो उस दिन तो पूरे दिन तो थे नहीं ना इंडिया में, तो हम एक दिन कैसे काउंट कर सकते हैं? तो जितने देर इंडिया में थे, आप घंटा बताइए कितने देर थे, ठीक है? तो घंटे के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, और अगर दोनों दिन जाने वाला आने वाला दिन मिला के 24 घंटा या उससे ज़्यादा हो गया तो एक दिन लेंगे, नहीं तो लेंगे ही नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो 25/11/23 को तुम 6 बजे इंडिया छोड़ दिए, ठीक है? और 10/12/2023 को तुम रात को 10 बजे इंडिया आए, 10 बजे रीच्ड इंडिया। अब इस केस में क्या हो रहा है? तुम 6 बजे इंडिया शाम को छोड़े, तो पूरे दिन तो रहे थे, शाम को जाके छोड़े, 18 घंटा रहे हो इंडिया में। और इस तारीख को तुम 10 बजे रात में इंडिया आए, तो बस 10 से 12 2 ही घंटा तो इंडिया में रहे, दिन बदल गया। रात के 10 बजे आए हो ना इंडिया में, तो इंडिया में कितने देर रहे? 10 से 12, 2 घंटे, 2 घंटे इंडिया में रहे। तो जाने वाला दिन आने वाला दिन मिला के 20 घंटा हुआ, तो ये दोनों दिन मिला के भी इक्विवेलेंट टू 0 डेज होगा, ये 0 दिन काउंट होगा। आ रही बात समझ में? अब आप कहोगे सर बहुत पंगा है, हम अब घंटा घंटा याद रखें, हम इंडिया में कितनी देर रहे हैं, नहीं याद है हमको। सरकार कह रही है बोलो तो सही, हमको नहीं याद है, तो बोलो, बोलो बेटा बोलो, तुमको नहीं याद है, फिर देखो हम क्या बोलते हैं। जैसे ही आप बोलोगे कि हमें नहीं याद है सर, हम क्या बजे इंडिया छोड़े थे, क्या बजे इंडिया वापस आए थे, तो सरकार कहती है अगर नहीं याद है तो एक काम करो, दोनों दिन इंडिया में थे तुम, ये माना जाएगा। अब ध्यान से समझिए, इंडिया में दोनों दिन मान लेने की वजह से मान लीजिए आपका 182 दिन हो गया, ऐसे तो 180 ही हो रहा था, दोनों दिन इंडिया में जुड़ा और 182 दिन हो गया, आप बन गए रेजिडेंट, और अब भारत सरकार कह रही है पूरी दुनिया जहान की इनकम पे टैक्स इंडिया में लाओ, तो तुरंत आपको याद आ गया, अबे नहीं 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 नहीं, याद आ गया, याद आ गया, हम गए थे ना शाम को 6 बजे और आए थे रात को 10 बजे, अब याद आ जाएगा आपको, ठीक है? तो आपको अगर याद नहीं है तो सरकार के लिए कोई पंगे की बात नहीं है, दिमाग पे जोर मत दो, नहीं दो बेटा, नहीं याद आ रहा है क्या बजे गए थे क्या बजे आए हो, तो पूरा दिन इंडिया में थे यही मान लो तुम। जैसे ही हम पूरा दिन, बात समझने की कोशिश कीजिए, हम अपना नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया कम करना चाहते हैं ना, क्योंकि हमको तो नॉन रेजिडेंट बनना है ना, जो लोग इंडिया में भी रहते हैं बाहर भी रहते हैं, वो हमेशा कम करने की कोशिश करते हैं स्टे इन इंडिया, वो बढ़ाएंगे तो फंसेंगे, रेजिडेंट बने तो पूरी दुनिया जहान की इनकम पे टैक्स आ जाएगा, यहाँ फंसेंगे वो, तो वो हमेशा कम करने की कोशिश करते हैं, उनको याद आ जाता है, बोलते हैं हाँ याद आ गया याद आ गया याद आ गया, और नहीं याद आ रहा है तो फिर लीजिए, दोनों दिन इंडिया का माना जाएगा, ठीक है? इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल टू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ स्टे ऑफ एन इंडिविजुअल इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ आर, घंटे में नहीं पता है कि कितने दिन इंडिया में, कितनी देर इंडिया में रहा था, देन बोथ द डेज, द डेट ऑफ एंट्री एंड डिपार्चर शैल बी टेकन एज स्टे ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया, तो एंट्री डिपार्चर दोनों ही दिन इंडिया का माना जाएगा, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट देखिए, द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड्स द स्टे इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन। एक्चुअली इंडिया के बाहर 12 नॉटिकल माइल तक का पानी भी इंडिया है, आपको मालूम ही है, ठीक है? तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक का पानी, ये देखिए पानी बना रहे हैं,
समुद्री पानी है नीले रंग का। तो ये 12 नॉटिकल माइल तक का पानी भी इंडिया है। यानी अगर आप पानी से होते हुए जा रहे हो तो जैसे ही आप इस टेरिटोरियल वाटर में आप इंटर मारे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है, यहाँ पे हो आप, तो बस आप यहाँ भी पहुँचे तो आप क्या क्या हो गए, मतलब ये दिन अब इंडिया में काउंट होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ से निकले घर से, लेकिन आप पानी के रास्ते जा रहे हो, तो अभी यहाँ तक जब तक यहाँ पे थे तब तक आप इंडिया में ही हो, ये भी इंडिया है, मतलब ये भी इंडिया में डिस्काउंट होगा, ये कहना चाह रहे हैं। टेरिटोरियल वाटर में जैसे ही आप एंटर करें बाहर से आते समय, इंडिया की गिनती शुरू हो गई। आप जब तक बाहर निकलते समय जब तक टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में थे, वो पीरियड भी इंडिया का ही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल 126 फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 6(1) इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ शिप, आप इंडियन सिटीजन हो और किसी शिप पे क्रू मेंबर हो, the period of stay in India shall in respect of foreign bound ship where destination of voyage is outside India not include the following period। कह रहा है ये पीरियड इंडिया में नहीं माना जाएगा, पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड। किसके लिए बोल रहा है? कह रहा है जो लोग काम करते हैं, इंडिविजुअल है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, और वो काम करता है क्रू ऑफ अ शिप पे। कौन सी शिप पे? कोई भी शिप हो सकती है, शिप बोल रहा है, इंडियन शिप नहीं बोल रहा है। ये इंडियन शिप भी हो सकती है और फॉरेन शिप भी हो सकती है। ठीक है, ये कैसी शिप होनी चाहिए? सैल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन बाउंड शिप। अब इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये फॉरेन शिप की बात कर रहा है। फॉरेन बाउंड शिप का मतलब होता है जो शिप विदेश जा रही है, उसे हम बोलते हैं फॉरेन बाउंड शिप। डेस्टिनेशन क्या है उसका? ठीक है, वेयर द डेस्टिनेशन ऑफ वॉयेज इज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जा रही है। ठीक है, जैसे क्यों अब आप कहेंगे कि इंडिया से अगर निकल रही है शिप तो बाहर ही जाएगी? नहीं, अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक शिप है, इंडिया से यहाँ से निकली और पानी के रास्ते यहाँ आ गई वापस। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो क्या कह रहा है? कोई भी शिप, चाहे इंडियन शिप है चाहे विदेशी शिप है, आप इंडियन सिटीजन हो, उस पर काम करते हो और वो विदेश जा रही है, तो कह रहा है कि ये पीरियड हम काउंट नहीं करेंगे इंडिया में। द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अब ये कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट क्या होता है? बेटा जो लोग शिप पे काम करते हैं ना, वो जब शिप पे जाते हैं ये लोग, तो इनसे सबसे एक सर्टिफिकेट साइन कराया जाता है जिसका नाम है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। क्या होता है ये बताऊँ आपको। जैसे ये एक शिप है, ठीक है, अब ये विदेश के लिए निकल पड़ी है, चाहे इंडियन शिप है, फॉरेन शिप है, बड़ी शिप है, सैकड़ों लोग इस पे काम करते हैं, सब निकल गए बाहर। ठीक है, अब ये जहाँ जा रही है वहाँ जाने में करीब करीब 60 दिन लगेगा। ठीक है, अब 30 दिन हो गया ये पानी में है शिप, ठीक है, ये पानी में है शिप, करीब 60 दिन में पहुँचेंगे जहाँ जा रहे हैं ये लोग। ठीक है, अब 30 दिन हो गया और इसको पता चलता है कि इसके घर पे किसी की डेथ हो गई है, तो अब ये छटपटाने लगता है, कहता है कि मुझे वापस जाना इंडिया। अब ये समुद्र में है, ठीक है, 30 दिन चल के आई है, अभी 30 दिन और लगेगा जहाँ पहुँचने, तो कैसे वापस मुड़ जाएगी? आओ तुम्हारे घर पे डेथ हुई है तो तुमको छोड़ आते हैं? नहीं, पता है इनसे साइन कराया जाता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। इसमें क्या लिखा होता है? इसमें लिखा होता है कि तुम कंटिन्यूअसली काम करोगे, तुम्हारे घर पे डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस सीधा मतलब कुछ भी हो जाए, कोई भी अनहोनी हो जाए, तुमको वापस नहीं जाने देंगे। तुम शिप पे बैठ गए हो तो अब तुम जहां शिप जाएगी वहीं जाओगे, तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर कभी कभी समुद्र ना जमीन के किनारे से कहीं मान लीजिए जा रही है, तो जिस भी देश में के किनारे से जा रही होगी वहीं उतार देगी उसको, बहुत होगा तो चलो उतरो तुम अपना जाओ। ये जिम्मेदारी नहीं लेगी, कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेगी कि हम तुमको अब तुम्हारे घर छोड़ेंगे। बात समझ में आ रही? तो यही होता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज, और पॉसिबल भी नहीं है। आप सोचिए सैकड़ों लोग इस पे काम कर रहे हैं, 30 दिन तक सिर्फ आगे बढ़ गई, अब किसी के घर में कुछ हो गया तो अब क्या वापस जाएगी क्या सिर्फ? अब कोई कह रहा है मेरा बच्चा बीमार हो गया, हमको घर वापस जाना है, अरे तो पॉसिबल नहीं है, इतने सारे लोगों को लेके सिर्फ आइए, इतना खर्चा लगा हुआ है, अब ये इतना दूर और जाना है, तो वापस नहीं जाती। तो इसीलिए इनसे भरवाया जाता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। इसमें पहले ही डेट लिख दिया जाता है कि तुमको यहाँ से तारीख लिख दी गई, मान लो 1/8/23
ज्वाइनिंग डेट है, ये इस दिन तुम ज्वाइन करोगे, ठीक है, इस दिन शिप में बैठोगे। और डिस्चार्ज डेट लिखी रहती है, डिस्चार्ज डेट का मतलब इस दिन उतरोगे शिप से, ठीक है। डिस्चार्ज डेट में लिखा हुआ है, मान लीजिए 4 अक्टूबर 2023, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो ज्वाइनिंग डेट लिखी रहती है और जो डिस्चार्ज डेट लिखी हुई है, पूरा पीरियड इंडिया में नहीं माना जाता, ये पूरा पीरियड आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। जबकि मैं आपको बताऊं, जिस दिन वो शिप में बैठ रहा है वो तो इंडिया में ही बैठ रहा है ना, वो तो इंडिया में ही है उस दिन, ठीक है। और जिस दिन शिप से उतरेगा वो भी तो इंडिया में आके उतरेगा वापस, तो वो भी दिन इंडिया में है। तो यानी 1 तारीख को 4 तारीख को तो वो इंडिया में ही है, लेकिन सरकार कह रही है चलो ये सब हम आउटसाइड इंडिया मानेंगे, जिस दिन तुम चढ़ गए और जिस दिन तुम उतर गए वो सब इंडिया के बाहर ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज्वाइनिंग डेट पे अगर 1 तारीख को वो शिप पे बैठ गया ना, उसको उतरने नहीं दिया जाता है तो आप समझ लीजिए आप बाहर ही हो। इसीलिए सरकार भी ऐसा कह रही है कि भाई तुम अगर ये साइन किए हुए हो कि अब इस तारीख को जैसे ही बैठ गए, अब तुम बैठ गए, अब तुम इंडिया में नहीं हो, हालांकि शिप इंडिया में ही होती है। तो बस ऐसा याद रखिए कि जो लोग भी शिप पे काम करते हैं, कोई भी शिप हो काम करते हैं, तो उनसे जो एग्रीमेंट कराया जाता है ज्वाइनिंग डेट और डिस्चार्ज डेट, वो पूरा ज्वाइनिंग से लेकर डिस्चार्ज डेट तक वो सब पूरा इंडिया में काउंट नहीं होगा, वो सब इंडिया के बाहर काउंट होगा, ठीक है। यानी इंडिया में आप क्या काउंट करोगे, अब बताएं। स्टे इन इंडिया कितना माना जाएगा? स्टे इन इंडिया 1 अप्रैल 23 से लेके, ये साल 1 अप्रैल से शुरू हुआ ना, से लेके 31 जुलाई 2023 तक माना जाएगा। फिर 4 तारीख को भी नहीं माना जाएगा इंडिया में, 5 तारीख से इंडिया में माना जाएगा। फिर उसके बाद 5/10/23 से लेके 31 मार्च 24 तक इंडिया में माना जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिक कंडीशन रेजिडेंशियल स्टेटस का। ध्यान दीजिए, अभी सिर्फ बेसिक कंडीशन पता चला हमें, ये पता चला एक बंदा रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। अभी हम ये जान ही नहीं पाए कि वो रेजिडेंट के बाद ऑर्डिनरली है कि नॉट ऑर्डिनरली है। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही था। यू नीड टू नो ओनली द बेसिक कंडीशन, रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल। अगली क्लास में आएंगे तो इसी कहानी को और आगे बढ़ाएंगे, दैट मीन्स विल बी टॉकिंग अबाउट एडिशनल कंडीशन देयर। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।